गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि एक बीएसएफ कांस्टेबल हैं, पूर्णाम कुमार शाह जी। दरअसल में क्या हुआ था कि 23 अप्रैल जब पहलगाम अटैक हुआ था, उसके एक दिन बाद ये गलती से इन्होंने जो बाउंड्री थी उसको क्रॉस कर लिया था। एक्चुअल में कुछ किसानों के साथ थे, कुछ फार्मर्स के साथ कंपनी कर रहे थे। उस टाइम के ऊपर इन्होंने बाय मिस्टेक जो इंटरनेशनल बाउंड्री थी उसको क्रॉस कर लिया। फिर पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा इनको पकड़ लिया गया। एट द सेम टाइम इसी तरह से एक पाकिस्तानी रेंजर्स का भी एक पर्सन था, उसको भारत ने यहाँ पर पकड़ लिया था। अब दोनों देशों के बीच में यहाँ पर बातचीत हुई काफ़ी लंबे टाइम तक, काफ़ी दिनों से डिस्कशन हो रहा था। एंड साथ-साथ आपने 10 मई को देखा कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री ऑपरेशंस का एक तरह से सेशन होता है, उसको रोका जाता है। उसी के बाद हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिलता है कि हमारे जो बीएसएफ के जो जवान हैं, उनको यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है। तो कल यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, वाघा बॉर्डर के ऊपर इनको हैंडओवर किया गया। तो ये एक थोड़ी-सी चीज़ थी जो हमें यहाँ पे देखने को मिली। इसके अलावा ना सरकार ने एक बात बोली है कि भारत ना जो बांग्लादेशीज़ हैं भारत के अंदर बिना डॉक्यूमेंट्स के, उनको पुश बैक कर रहा है। इसका मतलब क्या है पुश बैक का? दोस्तों, दरअसल में ना कुछ केसेज़ आए हैं, जैसे गुजरात से 100 से भी ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कहीं न कहीं इल्लीगली वहाँ पे रह रहे थे। उनको यहाँ पर वापस लाया गया और उनको बांग्लादेश भेजा गया। इसी तरह से राजस्थान के कुछ केसेज़ हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। तो भारत सरकार ने ये एडमिट किया है कि जो भी अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं जिनको डिटेन किया जा रहा है, उनको हम वापस भेज रहे हैं इनटू बांग्लादेश। तो ये बात भी आपको यहाँ पे नोटिस करते हुए देखने को मिलेगी। इनको गुजरात के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिले, सिमिलरली राजस्थान के अंदर हो गया, और भी बहुत सारी स्टेट्स में इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि 300 से भी ज़्यादा जो बांग्लादेशी इस तरह से अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं, उनको यहाँ पे वापस भेजा गया है। एंड आने वाले समय के अंदर कुछ और माइग्रेंट्स भी हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड थे, उनको इस तरह से वापस भेजा जाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 15 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है 52nd चीफ जस्टिस के बारे में। दोस्तों, जस्टिस बी आर गवई भारत के 52nd चीफ जस्टिस बन गए हैं। एंड हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, चीफ जस्टिस की पावर्स के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें, वो हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और भारतीय जुडिशरी के, और इनको अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यहाँ पर इनको अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ इसका जो प्रोसीजर थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे ना, वो आउट गोइंग सीजीआई की रिकमेंडेशन मांगेंगे। बेसिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर होने वाले हैं ना, उनसे रिकमेंडेशन मांगी जाती है बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर। फिर ये जो रिकमेंडेशन होती है ये प्रधानमंत्री जी के पास और फिर फाइनली प्रेसिडेंट जी के पास जाती है। एंड अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट जो भी सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको हम यहाँ पर इस तरह से अपॉइंट कर लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है, दरअसल में ये एक प्रथा है, दिस इज अ कन्वेंशन, कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको नॉर्मली हम अपॉइंट कर देंगे। और ये जो सीनियरिटी देखी जाएगी, ये कितना टाइम से आप सुप्रीम कोर्ट में सर्विस कर रहे हो उसके बेसिस के ऊपर देखी जाती है, ना कि एज के बेसिस के ऊपर। ठीक है, पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सिर्फ एक कन्वेंशन ही है। पास्ट में काफी केसेस हमारे पास हैं जहां पर इस प्रथा को नहीं माना गया था। राइट, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, दैट इट इज अ कन्वेंशन की जो सीनियर मोस्ट जज है वो यहाँ पे इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे बनते हैं। ओथ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं। पहले सीजीआई जो थे वो हरिलाल जी कानिया थे। एंड साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप ध्यान में रखना, सीजीआई बनने का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया संविधान में मेंशन नहीं है, पर हाँ सुप्रीम कोर्ट जज बनने का तो है। राइट, एंड सुप्रीम कोर्ट जज बनने का क्या है, इट्स इज कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। साथ ही साथ हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज के तौर पे काम किया होना चाहिए। इसके अलावा हाई कोर्ट में हो सकता है कम से कम 10 साल की एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस किया होना चाहिए। ये बीच में आपको और देखने को मिल जाएगा, दोनों में से एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। पर सीजीआई के अपने आप में कोई अलग से ऐसे कोई कंडीशन नहीं मेंशन। बाकी अगर हम बात करें सीजीआई के रिमूवल प्रोसेस की, तो आप ध्यान दे सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद रिमूव किया जा सकता है, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, जो दोनों सदन है आपके लोकसभा राज्यसभा, उनको एक मोशन पास करना होगा विद 2/3 मेजोरिटी फॉर प्रूवन बिहेवियर और इनकैपेसिटी। एक ना दरअसल में ये जो प्रोसेस है, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में पूरा प्रोसेस मेंशन्ड है, जिसमें एक इंक्वायरी कमेटी होगी, वो पूरा इंक्वायर करेगी क्या उसकी मिस्टेक्स थी,
क्या वाकई में वो उनके ऊपर चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे। फिर अकॉर्डिंगली लोकसभा राज्यसभा वोट करते हैं, फिर बाद में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से उनको रिमूव किया जा सकता है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। बाकी इनकी पावर की बात करें तो ही इज एक्ट्स एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, ठीक है ना, यानी कि किस तरह से बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करना है केसेस को सुनने के लिए, वो सारा काम सीजीआई का रहता है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को देखते हैं, ठीक है ना, जुडिशियल वर्क को एलोकेट करते हैं। इसके साथ साथ आप लोग जानते होंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो गया, ठीक है, वो भी यहाँ पे उनमें एक मेजर रोल इन्हीं का रहता है। आप लोग कोलिजियम के बारे में जानते होंगे ना, तो कोलिजियम के अंतर्गत ही हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स वगैरह करते हैं, ट्रांसफर वगैरह देखी जाती हैं, तो उनमें बहुत बड़ा रोल आपके सीजीआई का रहता है। बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की तरह काम करते हैं टू द गवर्नमेंट ऑन वेरियस लीगल मैटर्स। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए ऐसा लगे कि कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है या फिर कुछ क्वालिफाइड हाई कोर्ट जज है, उनको यहाँ पे हमें टेम्परेरी बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जज की तरह एक्ट करवाना है, तो वो भी सीजीआई करवा सकते हैं, बट उसके लिए प्रेसिडेंट का साथ में कंसेंट चाहिए होगा। साथ ही साथ अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट की सीट आपको दिल्ली में देखने को मिल रही है, कहीं और अगर इसको शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो वो भी सीजीआई कर सकते हैं, बट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये कुछ बातें थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करी है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025। पहले तो मैं समझाता हूँ कि आखिर ये कॉन्फ्रेंस है क्या। देखो यहाँ पे ना बहुत सारी अलग अलग सरकारें, डेवलपमेंट पार्टनर, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया, प्राइवेट सेक्टर, ये सब लोग साथ में आए। क्यों आए? ये डिस्कस करने के लिए कि लैंड सेक्टर के अंदर क्या क्या अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती हैं, एंड साथ ही साथ कैसे हम लैंड टेन्योर को सिक्योर कर सकते हैं। आप नोटिस करते हो ना कि कई बार किसी की ज़मीन होती है, उसको ज़मीन से हटा दिया जाता है, राइट, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो लैंड टेन्योर की एक तरह की सिक्योरिटी नहीं होती। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है ना, यही बात कर रहा था कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब बताओ, क्या इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ सर, बिल्कुल हो रहा है। हमने स्वमित्व स्कीम सुना है? बहुत बार प्रीलिम बूस्टर में डिस्कशन भी किया है। स्वमित्व क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है ना, उसने दरअसल में ये स्वमित्व स्कीम लॉन्च करी थी। और इसमें पता क्या होता है, जो रूरल लैंड ओनर्स होते हैं ना, उनको लीगल ओनरशिप दी जा रही है ऑफ देयर रेजिडेंशियल लैंड, यानी कि वो घर उनका ही है, उनका रेजिडेंशियल लैंड है। उसके लिए प्रॉपर उनके पास प्रॉपर्टी कार्ड होना चाहिए, और यहाँ पे ड्रोन वगैरह के माध्यम से हम सर्वे भी कर रहे हैं। यही तो है स्वमित्व स्कीम। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो स्वामित्व स्कीम है, वो दरअसल में लैंड के ऊपर जो टेन्योर की सेफ्टी है, उसको यहाँ पे इंक्रीज करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है? बिल्कुल। तो एक्चुअल में ये जो स्कीम की अगर हम बात करें ना, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो सर्वे ऑफ इंडिया है और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एक एमओयू के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। एंड साथ साथ आप ध्यान में रखेंगे, इसमें CORS, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन होते हैं। CORS क्या होते हैं? देखो, दरअसल में स्टेशन होंगे, जैसे जीपीएस हो गया या जीएनएसएस हो गया, रेफरेंस स्टेशन होंगे, जो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एरिया की रियल टाइम पोजीशनिंग इन्फॉर्मेशन हमें देते रहेंगे। ये होते हैं CORS। ये कहीं न कहीं हमें मदद करते हैं जगह को जानने के लिए, प्लस एट द सेम टाइम ड्रोन्स के माध्यम से जो विलेज आबादी एरिया मतलब रेजिडेंशियल एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, उनको यहाँ पे मैपिंग करी जाएगी, जीआईएस मैप्स बनाए जाएँगे ग्राम मानचित्र प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। इसके अलावा ग्राउंड टीम जो होंगी वो वेरीफ़ाई करेंगी मैप्स को, किसी को कुछ दिक्कतें हैं, कुछ ऑब्जेक्शन है, उनको यहाँ पे देखा जाएगा, एंड उसके बेसिस के ऊपर प्रॉपर्टी बाउंड्रीज़ को हम एक तरह से फाइनलाइज़ कर देंगे। या और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ना संपत्ति पत्रक या फिर लीगल प्रॉपर्टी कार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं गाँव वालों को, या तो डिजिटली या फिर प्रिंट के माध्यम से। अब इंडिया इतना कुछ कर रहा है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कंट्री चैंपियन की तरह यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इन वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस, एंड वहाँ पे हमने दिखाया कि किस तरह से हमारी स्वामित्व स्कीम बहुत ही शानदार काम कर रही है इन इम्प्रूविंग द लैंड गवर्नेंस। ठीक है? अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल है। मैंने बता दिया स्वामित्व के बारे में, और ये किसकी स्कीम है? ये रूरल एरियाज में काम करती है। क्या कोई ऐसी स्कीम है जो अर्बन एरियाज के लिए काम करे? मैं आपको एक हिंट दूं, ये अभी अनाउंस हुई है, रिसेंटली इसको अनाउंस किया गया है। तो इसका आप आंसर मुझे कोशिश करना बताने की, वरना मैं कल आपको इसका आंसर बता दूंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माई भारत पोर्टल के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये माई वर्ड क्या है। देखो, MY भी आप इसको बोल सकते हो। ये माई भारत दरअसल में बात करता है मेरा युवा भारत की। समझे? अब मेरा युवा, युवा का मतलब होता क्या है? अब डाउट्स आते हैं कई बार कि सर कौन युवा है? जैसे अभी कुछ दिन पहले विराट कोहली रिटायर हुए, बहुत लोग बोलेंगे सर वो भी युवा है।
पर सर उनकी तो एज अच्छी खासी हो रखी है, तो क्या उनको युवा बोल सकते हैं? सर फिट तो बहुत है। ये फिटनेस की बात नहीं होती, यहाँ पे बात होती है जो 15 से 29 साल के लोग हैं ना, उनको हम यहाँ पे नॉर्मली युवा कंसिडर करते हैं। हालाँकि इस युवा के अंतर्गत हम मेरा युवा भारत में हम जो थोड़े किशोरावस्था के अंदर होते हैं, मतलब 10 से 19 साल वाले उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। पर नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछे युवा की बात क्या होती है, तो 15 से 29 साल के एज ग्रुप के लोगों को हम युवा यहाँ पे बोलते हैं। तो एक्चुअल में पता क्या है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स का एक पोर्टल है जिसको हम जानते हैं माई भारत पोर्टल के नाम से। अब एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप पोर्टल पे जाओगे ना, ऐसा कुछ आपको पोर्टल देखने को मिल जाएगा। अब ये है माई भारत पोर्टल। अब इसमें पता क्या होता है, इसमें हम हमारे युवा को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। देखो यार 2047 तक ना हमारा एक विजन है। किस चीज़ का विजन है? डेवलप्ड नेशन का, विकसित भारत का हमें एक विजन हमें देखने को मिलता है। उस विजन के अंदर युवा हमारा कहाँ पर लाई करता है, किस तरह से युवा उसके साथ अलाइन्ड है। देखो एक चीज़ होती है, आप लोगों ने गवर्नेंस में पढ़ा होगा, पैसिव रिसिपिएंट्स, और दूसरा वर्ड आप लोगों ने जो पढ़ा होगा अपनी गवर्नेंस के अंदर, वो होता है एक्टिव कंट्रीब्यूटर। कहने का मतलब क्या, ये 2 शब्दों का मतलब क्या है, पैसिव रिसिपिएंट और एक्टिव कंट्रीब्यूटर का? देखो अगर तो मान लो आप ना ये सोच के चलो कि यार सरकार कर लेगी, जो है सब सरकार देख लेगी। आप एक तरह से पैसिव रेसिपिएंट हुए, आप सरकार के ऊपर निर्भर हो कि सरकार ये देख लेगी, ऐसा कर लेगी, वैसा कर लेगी। एक होता है आप एक्टिव कंट्रीब्यूटर हो, आप बोलोगे यार हम देश के युवा हैं, हम इस देश के विकास के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। ये होता है एक्टिव ड्राइवर या एक्टिव कंट्रीब्यूटर। तो हम पता क्या चाहते हैं कि हमारे युवाओं को एक तरह से डेवलपमेंट का एक्टिव ड्राइवर बनाया जाए। हम चाहते हैं यूथ लेड डेवलपमेंट, एंड उसी लिए हम यहाँ पे युवा को एंगेज कर रहे हैं। अलग-अलग तरह की उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, वॉलंटियर करने की भारत के लिए, उनके लिए अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनके स्किल के लिए और उनके गोल्स वगैरह को यहाँ पे देखने के लिए। तो इस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे, जो कहीं न कहीं हमारे युवाओं को मदद करते हैं प्रैक्टिकली ग्रो करने के लिए। तो एक्चुअल में ना ये जो माय भारत पोर्टल है, ये डिजिटल भी है और फिज़िकल भी है। तो डिजिटल और फिज़िकल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिजिटल। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एज़ वेल एज़ डिजिटल। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी भी आपको देखने को मिल जाएगी एंड बाकी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड आपने यहाँ पे नोटिस भी किया होगा, यहाँ पर ना एक लैंग्वेज का कॉलम है, ये इंग्लिश लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप इसको अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में भी इस पर्टिकुलर पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो, लगभग 15 भारतीय लैंग्वेजेज़ के अंदर, ताकि ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ। तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने इस पोर्टल को बनाया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए, वॉलंटियर के लिए, एंड रिसोर्सेज़ और मेंटरशिप आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड होती रहती है। तो युवाओं के लिए बहुत ही आपको बेनिफिशियल है किस तरह से यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ लेड डेवलपमेंट हमें यहाँ पे करनी है। दैट इज़ द एंटायर फोकस, और हमारा विकसित भारत में इनको कंट्रीब्यूट करवाना है। तो अभी हमारे जो यूथ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यही बोला है कि सभी युवाओं को मेरी एक तरह से उनकी रिक्वेस्ट है कि आप जाइए इस पोर्टल के ऊपर और एक तरह से भारत के अंदर भारत की डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूट कीजिए। दिस इज़ माई भारत पोर्टल। नेक्स्ट हमें जो पॉइंट डिस्कस करना है, वो है आपका प्राइमेट्स इन पेरिल 2023 से 2025। देखो पहली बात तो आप ये समझो कि प्राइमेट्स क्या होते हैं। देखो प्राइमेट्स आपके मैमल्स का ग्रुप होता है जिसमें आपके मंकीज आ गया, एप्स आ गया, ह्यूमंस आ गया, ये चीज़ें। तो एक जो जो रिपोर्ट आई है ना, इसने ये देखा कि कौन से ऐसे प्राइमेट्स हैं जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनके खत्म होने की संभावना है, कैसे उनको हम सेव कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई। अब थोड़ा समझते हैं कि प्राइमेट्स होते क्या हैं। देखो प्राइमेट्स आपके बड़े ब्रेन्स वाले होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें आपका ह्यूमन्स भी आ जाएँगे एंड मंकीज़ भी एंड एप्स भी। तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर काफ़ी अच्छी होती है। प्लस एट द सेम टाइम ये डेप्थ परसेप्शन इनकी अच्छी होती है। बहुत सारे अलग-अलग तरह के कलर्स आप देख सकते हो। सिमिलरली आराम से आप मूवमेंट कर सकते हो अपने शोल्डर एंड लिम्ब्स की। तो आपने देखा होगा किस तरह से मंकीज़ ट्रीज़ के ऊपर आसानी से मूव कर जाते हैं, राइट? एंड आप नोटिस कर पाओगे दुनिया का सबसे छोटा जो प्राइमेट है वो है मेडाम बर्ड्स माउस लेमोर, और सबसे बड़ा है ईस्टर्न गोरिल्ला जिसका वेट कब 200 किलो से भी ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा। अब इस रिपोर्ट ने क्या कहा है? देखो इस रिपोर्ट ने ना टोटल 25 ऐसे एंडेंजर्ड प्राइमेट्स की यहाँ पे बात करी है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा क्रॉस रिवर जो गोरिल्ला है, जो कैमरून और नाइजीरिया में देखने को मिल जाएगा, ये सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड है। सिमिलरली तपनुली ओरांगुटन जो आपको इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा में देखने को मिल जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने 25 इस तरह की स्पीशीज़ की लिस्ट निकाली। उसमें 6 अफ्रीका की थी, 4 मेडागास्कर की, 4 9 एशिया की, 6 आपकी साउथ अमेरिका की, इस तरह से पूरी लिस्ट है। क्या भारत से भी कोई है? देखो एक्चुअल में ना नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश से 2 स्पीशीज़ थी, फाइरिस लंगूर और वेस्टर्न हुलॉक गिबन।
इनको ना कंसिडर किया जा रहा था। मतलब देखो 25 की लिस्ट बनाई गई ना, तो पहले लिस्ट बड़ी थी, तो ये जो बड़ी लिस्ट में ना इन दोनों का नाम था। फिर जब 25 की लिस्ट बनी तो उन दोनों उसमें इन दोनों का नाम आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड में हमारे कोई यहाँ पे स्पीशीज़ नहीं है प्राइमेट्स की, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। पर ये है कौन-सी जो भारत और बांग्लादेश में मिलती हैं? एक है आपकी फाइरिस लंगूर। ये दरअसल में बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न म्यांमार में देखने को मिल जाएगी। इसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है और इसकी पॉपुलेशन काफ़ी हद तक पिछले कुछ समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन करी है। इसलिए लग रहा था कि शायद ये भी टॉप 25 में आएगा एंडेंजर में, पर नहीं आया। इसी तरह से वेस्टर्न हुल ऑफ गिबन्स तो हमने कई बार डिस्कशन कर लिया है। ये भी आईयूसीएन में आपको एंडेंजर देखने को मिल जाएगा। सिमिलर रीजन के अंदर ये भी पाया जाता है। इसका भी हैबिटेट खत्म हो रहा है बिकॉज़ ऑफ एनक्रोचमेंट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डिफॉरेस्टेशन, इन सब चीज़ों की वजह से, राइट? तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा एक बिल्कुल छोटा-सा टॉपिक है। यहाँ पर ना ये आप मेंस के आंसर में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। एक्चुअली ना हम बात करें एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में, भील और भिलाला ट्राइब्स। इनका ना एक मिशन डी3 है मध्य प्रदेश के अंदर। व्हाट इज़ मिशन डी3? डी का मतलब है डाउरी, दारू और डीजे म्यूज़िक। दोस्तों आजकल आप देखते होंगे किस तरह से शादियाँ जो होती हैं, शादियों में देखो इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है ना? खूब दारू वगैरह चलती है। अब मतलब दहेज वगैरह की भी देखो जो प्रथा है अपने आप में काफ़ी खराब है। एंड साथ-साथ अगर हम बात करें, डीजे म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा ऊपर-ऊपर ऐसे लाउड बजता है। तो यहाँ पे ना एक तो खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं न कहीं ना थोड़ा सिंपल शादियाँ हम करें, सिंपलर शादियाँ। और इतने सारे कई लोग तो लोन ले लेके शादियाँ करते हैं, तो उससे बहुत गड़बड़ हो जाती है मतलब। कई लोग ना दिखावे के चक्कर में क्या करते हैं कि 20 लाख 30 लाख का लोन ले लेते हैं एंड बाद में फिर काफ़ी मुश्किल आ जाती है शादी के बाद उसको रीपे करने की। तो यहाँ पर ना दरअसल में कुछ ट्राइबल युवाओं ने इस मिशन को यहाँ पे स्टार्ट किया, मिशन डी3, कि हम दहेज को, दारू को और डीजे म्यूज़िक, इन तीनों को यहाँ पे शादियों से हटाएँगे, इनको एलिमिनेट करेंगे। तो ये कुछ कम्युनिटीज़ थी भील और भिलाला जिन्होंने ये स्टार्ट किया एंड काफ़ी अच्छी ये मूवमेंट हमें आज के समय देखने को मिल रही है, काफ़ी इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो थोड़ा-सा एक काम करते हैं, इस 2 कम्युनिटीज़ के बारे में हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ भील कम्युनिटी की ना, तो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। आपको मध्य प्रदेश में तो देखने को मिलेगी, साथ ही आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त है अलग-अलग स्टेट्स के अंदर। भिलाला ट्राइब की अगर मैं बात करूँ, तो आप नोटिस कर पाओगे ये मोस्टली मालवा और निर्माल रीजन में रहते हैं। बेसिकली ये जो नाम भिलाला आया है ना, ये भील वाला से आया है, यानी कि राजपूत जो कहीं न कहीं भील टेरिटरी को यहाँ पे रूल करते हैं। अब आप ध्यान में रखिएगा, इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त है मध्य प्रदेश के अंदर एंड इनको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुखी, दरबार, ठाकुर, इन नामों से भी जाना जाता है और ज़्यादातर ये लैंड ओनर्स होते हैं, इसीलिए इनको ठाकुर या इस तरह से जाना जाता है। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है आपका सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व के रिगार्डिंग। दोस्तों अभी रिसेंटली पता क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, वहाँ की सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये जो आपका सरपचू है इसको कंजर्वेशन रिजर्व की तरह यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। एंड आप नोटिस कर पाओगे ये लार्जेस्ट इन इंडिया है, ठीक है ना? दिस कंजर्वेशन रिजर्व इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, जिसकी आपको टोटल एरिया है 1585 स्क्वायर किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑलरेडी आपको 4 कंजर्वेशन रिजर्व देखने को मिल जाएँगे। एक है दरला घाट, नैना देवी, पॉटर हिल, शिली और ये 5वां आपको सरपचू आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसकी आप लोकेशन भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। दोस्तों कई बार ना मैंने आप लोगों के साथ जो स्नो लेपर्ड है, उसके बारे में चर्चा करी है। पिछले दिनों के अंदर भी मैं हेमिस नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपके साथ स्नो लेपर्ड के बारे में डिस्कशन किया था और तब भी मैंने आपको बताया था इसको गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आपको कहा जाता है स्नो लेपर्ड को। तो उसी तरह से आप नोटिस कर पाओगे ना, सरपचू के अंदर भी आपको स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा तिब्बतिन वुल्फ हो गया, हिमालयन आइबेक्स हो गया, भराल हो गया, ब्लू शीप जिसको बोलते हैं, ये सब हो गया और बहुत सारी बर्ड स्पीशीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। थोड़ा-सा और इस पर्टिकुलर स्पीशी आपका कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में आप देख पाओगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। अब आप नोटिस कर पाओगे इससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को एक तरह से मदद मिल पाएगी। ये जो लोकेशन है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया सरपचू की, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे जो स्पीति वैली है और आपका लद्दाख हो गया उसके साथ बॉर्डर करता है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्ट में है इसके, आपका कापजीमा नाला साउथ में और चंद्रताल ये भी बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वेस्ट में देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपका उनाम रिवर, छराप नाला उसी के कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। सिमिलरली ये ट्रांस हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में लोकेटेड है और ये अल्पाइन इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। बाकी किब्बर और चंद्रताल सेंचुरी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की तरह ये एक्ट करती है।
एंड डेफिनेटली देयर आर स्नो फेड कैचमेंट्स, उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। तो ये कुछ बातें थी सरपचू टाइगर रिजर्व के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, कल मैंने जो आपको लोकेशन दी थी न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में, वो थी पोर्ट ऑफ उस्लगा। अब ये जो पोर्ट है ना, सबसे पहले आप यहाँ पे भी ध्यान में दे सकते हो कि यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दिस इज द एंटायर लोकेशन। ये देख लो, ये जो लोकेशन है ये रशिया में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रशिया का ये जो पोर्ट है ना, इसके रिगार्डिंग न्यूज़ में ये आया था कि यूक्रेन ने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक पोर्ट को यहाँ पे एक तरह से टारगेट किया था। ये आपको बाल्टिक सी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड देखने को मिलेगा। तो वहीं पर आपका ये पोर्ट है, पर ये पोर्ट है किसका? इट बिलोंग्स टू रशिया। रशिया की आपकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो गया, कोल शिपमेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बन जाता है जस्ट नियर सेंट पीटर्सबर्ग। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर पोर्ट इज इन द न्यूज़। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखो, ये थोड़ा न्यूज़ में तो नहीं, बट द ग्रेट लेक्स आर वेरी वेरी फेमस। तो आप मुझे एक बार कमेंट्स में बताना कि द ग्रेट लेक्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, राइट? फिर कल इनको हम अकॉर्डिंगली इसी यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। बाकी इसके अलावा जो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ आपके स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा उनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था लफोरा डिजीज के रिगार्डिंग। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्योर नहीं है। यस, दिस इज करेक्ट, देयर इज नो क्योर। यस, इसलिए स्टेटमेंट वन आपका करेक्ट बन जाएगा। डोंगरिया कौन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये आपको तमिलनाडु के नीलगिरीज में नहीं देखने को मिलते, बल्कि आपको जो ओडिशा में आपको नियमगिरी हिल्स देखने को मिलती है ना, वहां पर आपको ये पाए जाते हैं। तो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बाकी जर्मेनियम की अगर मैं बात करूं, यस, ये शाइनी ड्यूरेबल आपको सिल्वर वाइट मेटलॉइड आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।